नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद का मानसून सत्र, लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर होगा विचार। राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के लिए सूचीबद्ध। देश में परीक्षा सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी कार्रवाई, हाई पावर टास्क फोर्स गठित, नंदन नीलेकणी को मिली कमान। पीएम मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी कर की घोषणा। आज से देशव्यापी कलाम को सलाम की शुरुआत। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर भाजपा का विशेष अभियान। तमिलनाडु के रामेश्वरम से होगी शुरुआत। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी बारिश का रेड अलर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार, राहत बचाओ अभियान में आई तेजी। अमेरिका के बाद ईरान ने भी कूटनीतिक बातचीत के लिए अस्थायी तौर पर हमले रोके। कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का चौथा दिन रहा भारतीय वेटलिफ्टरों के नाम। मीराबाई चानू ने हासिल की स्वर्णिम सफलता, वहीं राजा मुथुपांडी और ऋषिकांत सिंह ने दिलाया रजत पदक। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज से संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। आज दोनों ही सदनों में अहम विधेयक सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश होगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। विधेयक को आज चर्चा के लिए भी सदन में रखा जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा में आज उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा के लिए पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा में आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक को शुक्रवार को उच्च सदन में पेश किया गया था। विधेयक के माध्यम से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 1971 में संशोधन किए जाएंगे। इस विधेयक के जरिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान किए जाने के प्रावधान हैं। और देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा धांधली के मामलों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। प्रस्तावित संशोधन में दोषियों के लिए सजा और जुर्माने को कई गुना बढ़ाने के साथ साथ जांच और सुनवाई को समयबद्ध बनाने की व्यवस्था की गई है। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 में दोषियों के लिए बेहद कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट बिल में ऐसे व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 5 साल और अधिकतम सजा को 10 साल करने का प्रस्ताव है। साथ ही उन पर 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गड़बड़ी में शामिल सेवा प्रदाताओं के लिए अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही प्रतिबंध की अवधि को 4 वर्ष से दोगुना करके 8 वर्ष कर दिया गया है। परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल पाए जाने वाले निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्तियों को न्यूनतम 5 साल की जेल और 5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए न्यूनतम सजा 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की गई है, जबकि न्यूनतम जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है।
केंद्र सरकार को गंभीर सार्वजनिक परीक्षा अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करने का अधिकार होगा। पुलिस, केंद्रीय एजेंसीज या एसटीएफ द्वारा जांच 2 महीने के भीतर पूरी की जानी अनिवार्य होगी। मामलों की सुनवाई में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया जाएगा। मामलों की सुनवाई दैनिक आधार पर होगी और आरोप पत्र दाखिल करके 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करनी होगी। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सीधे हाई कोर्ट के समक्ष होगी, जिसमें 3 महीने के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। अपील आमतौर पर 30 दिन के भीतर दायर की जानी चाहिए। विशेष मामलों में इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता देश भर के लाखों छात्रों की प्रमुख मांग है। ऐसे में यदि प्रस्तावित संशोधन विधेयक संसद से पारित होता है तो पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर कानूनी शिकंजा और मजबूत होगा। अब सभी की नजर संसद में इस विधेयक की पेशी और उस पर होने वाली चर्चा पर टिकी है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने परीक्षा सुधारों के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। नीट पेपर लीक विवाद के बाद सरकार का अगला बड़ा कदम सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी कमान संभालेंगे इन्फोसिस के सह संस्थापक और भारत की डिजिटल पहचान व्यवस्था के प्रमुख शिल्पकार नंदन नीलेकणी। उनके साथ इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा जैसे दिग्गज शामिल हैं। ये टीम सिर्फ परीक्षा की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को तकनीक आधारित, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार बनाने का रोड मैप तैयार करेगी। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। सरकार का संदेश साफ है, पेपर लीक पर अब सिर्फ सजा नहीं, सिस्टम भी बदलेगा। एक तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई तेज की जा रही है, दूसरी तरफ संसद में और सख्त कानून लाने की तैयारी है। अब इस टास्क फोर्स के जरिए परीक्षा प्रणाली की हर कमजोर कड़ी की पहचान होगी, ताकि भविष्य में पेपर लीक की गुंजाइश ही खत्म की जा सके। हाई पावर टास्क फोर्स जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। ये टास्क फोर्स एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया, डिजिटल सुरक्षा, डेटा प्रबंधन, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और प्रशासनिक जवाबदेही समेत पूरे इकोसिस्टम की समीक्षा करेगी। सरकार पेपर लीक पर सिर्फ जवाब नहीं दे रही है, बल्कि उस व्यवस्था को भी बदलने में जुट गई है जहां से ये संकट पैदा होता है। जवाबदेही, कानून और अब सिस्टम के रिफॉर्म्स। सरकार के ये कदम बता रहे हैं कि परीक्षा सुधार अब सिर्फ एजेंडे में नहीं, बल्कि मिशन मोड में है। और प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से जुड़ी अल जजीरा की एक सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावे को फर्जी बताया है। पोस्ट में दावा किया गया था कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पूरी कोशिशों के बावजूद पेपर लीक को रोका नहीं जा सकता। पीआईबी फैक्ट चेक में ये दावा भ्रामक और फर्जी पाया गया। पीआईबी के अनुसार प्रहलाद जोशी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने केवल राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रियंका गांधी के पहले दिए गए बयान का हवाला दिया था। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे भ्रामक दावों पर विश्वास न करें और जानकारी के लिए केवल सरकारी आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से
अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद किया। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों की मंशा युवाओं में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की भावना को मजबूत करना है। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम में 250 से अधिक जिलों के युवा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इनमें वो 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं, जिन्होंने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के तहत 3 से 30 जून 2026 के बीच लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट सीमावर्ती गांवों का दौरा किया। पीएम ने कहा, सरकार का प्रयास है कि देश का हर युवा आत्मविश्वास से आगे बढ़े। मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के आप जैसे नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए देश के लाखों युवाओं ने आवेदन किया था। यह पहल देश भर के युवाओं को सीमावर्ती गांवों के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक विरासत और विकास संबंधी आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। पीएम ने कहा कि विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला हैं। पीएम ने विकसित भारत में युवाओं की मुख्य भूमिका बताई। जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन सीमावर्ती गांवों को पहले आखिरी गांव बताकर नजरअंदाज कर दिया गया था, आज उन्हें सरकार देश का पहला गांव मानती है और उनके विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। कई गांवों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची, पहली बार सड़क पहुंची, पहली बार घर में नल से जल पहुंचा,
पहली बार घर में गैस कनेक्शन पहुंचा। शहरों में ये सामान्य सुविधाएं लगती हैं, लेकिन वहां के लोगों के लिए ये जीवन बदलने वाली सुविधाएं हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। इन युवाओं ने उन गांवों में हो रहे विकास और जमीनी स्तर पर हुए बड़े बदलाव की सराहना की। जिस विकसित भारत का संकल्प आपने लिया है और हमें दिया है, उसे पूर्ण करने में हम जेनजी तत्पर रहेंगे, क्योंकि जेनजी का मतलब है नेशन बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है कैरेक्टर बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है सेवा का पर्याय, जेनजी का मतलब है इनोवेशन, अर्थात जेनजी है नेशन फर्स्ट। पीएम ने कहा कि सीमावर्ती गांव के लोग भौगोलिक तौर पर भले ही दूर दिखें, लेकिन भावनात्मक तौर पर देश से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। पीएम ने विकसित वाइब्रेंट विलेज की इस यात्रा को सबको जोड़ने, सबसे जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भाजपा आज देश भर में कलाम को सलाम नाम से विशेष अभियान चलाने जा रही है। ये कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत तमिलनाडु के रामेश्वरम से होगी, जहां डॉक्टर कलाम के आवास से उनके स्मारक तक यूनिटी मार्च निकाला जाएगा। भाजपा ने इस अभियान के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभाएं और पुष्पांजलि कार्यक्रम, विचार गोष्ठियां और चिकित्सा शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर कलाम के परिजनों से भी मुलाकात करेगा। पार्टी का उद्देश्य डॉक्टर कलाम के विचारों और योगदान को समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, जिसमें युवाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने पर भी फोकस रहेगा। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नए आयकर भवन आयकर सिंधु का उद्घाटन किया। इस परिसर का उद्देश्य आयकर विभाग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अलग अलग स्थानों पर संचालित आयकर कार्यालयों को एकीकृत करना और तेजी से विकसित हो रहे शहरों में किराए के परिसरों पर निर्भरता कम करना है। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, दक्षता और नागरिक केंद्रित कार्यप्रणाली के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का आह्वान किया जिसमें करदाताओं के वैध कार्य समय पर पूरे हों और नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कार्यालय परिसर के लिए शुभकामनाएं देते हुए ईमानदारी से कर अदा करने वाले करदाताओं के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत परिसर में एक पौधा भी लगाया। You are here in Ayakar Sindhu, and I'm sure you're going to add to its strength. I congratulate the Revenue Secretary, the Chairman and the members of the CBDT, the Principal Chief Commissioner and officers of the Mumbai region, and especially the engineers, architects and workers of the CPWD, whose skill and labor have raised this fine building. To the officers and staff who will serve here, my very best wishes. May the streams of honest contribution keep flowing in, and may this Sindhu always serve the nation with distinction. और देश के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण गुजरात के लिए 30 जुलाई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सुरेंद्रनगर में बीते 3 दिनों के लगातार बारिश के चलते स्थिति बेहाल हुई है। कई गांवों से संपर्क टूटा है तो कई रास्ते भी बंद हो चुके हैं। अब प्रशासन पोस्ट एक्शन प्लान में जुटी है और राहत कार्य कर रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के और मजबूत होने से छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कोंकण, गोवा, गुजरात और मध्य भारत के कई इलाकों में भी अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए बागेश्वर जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 दिन की छुट्टी घोषित की गई है।
मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के इस सक्रिय दौर को देखते हुए प्रशासन और आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार होता दिख रहा है। बारिश के थमने से बाढ़ प्रभावित ज्यादातर क्षेत्रों से अब जलस्तर घटने लगा है। हालांकि राज्य के 5 जिलों में अभी भी लगभग 5,24,000 लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और शिवसागर जिलों में अभी भी बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सोनोवाल से फोन पर असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और साथ ही असम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। असम का बाढ़ परिस्थिति बड़ी गंभीर है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पूरा मदद करने के लिए इस परिस्थिति में हमारे जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उसको मदद करने के लिए शुरुआत से ही लगे हुए हैं। मैंने कल जो खुद देख के आए हैं इसके बारे में, परिस्थिति के बारे में मैं डिटेल बताया और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि असम के लोगों को बता दीजिए हम असम के लोगों का साथ है। और अमेरिका और ईरान के संघर्ष के बीच शांति के आसार नजर आ रहे हैं। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों पर जवाबी हमले रोक दिए हैं। वहीं अमेरिका ने भी रविवार को लगातार दूसरे दिन ईरान पर अपने हमले बंद रखे। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र में दूत ने कहा कि अमेरिकी सेना तैयार है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत के लिए कुछ समय देना चाहते हैं। जहाज और तेल उद्योग को मिसाइल हमलों से अस्थायी राहत मिली है। वहीं एशियाई बाजारों में तेल की कीमतों में गिरावट भी आई है, जिससे निवेशकों ने राहत की सांस ली है। और खेल की खबरों में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय एथलीटों का दमदार प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू का राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला। चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। ये लगातार तीसरी बार है जब चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से बॉडी वेट भी कंट्रोल करके रखा हूँ। 48 में लाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये परफॉर्मेंस में और मैं पूरा फोकस रखूँगी एशियन गेम्स में। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह चोट के बावजूद रजत पदक जीतने में सफल रहे। घुटने की चोट के कारण वे स्वर्ण पदक की दौड़ में अपनी बढ़त बरकरार नहीं रख सके। मणिपुर के 28 वर्षीय भारोत्तोलक ने स्नैच में 121 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों के रिकॉर्ड की बराबरी की। अंतिम 2 प्रयास असफल रहने से उनका कुल वजन 264 किलोग्राम रहा और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ऋषिकांत ने इसके बावजूद इतिहास रचते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले मणिपुर के पहले पुरुष भारोत्तोलक बनने का गौरव हासिल किया। वे खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले राज्य के पहले पुरुष खिलाड़ी भी हैं। ऋषिकांत सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में ऋषिकांत सिंह ने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। इस वक्त हमारे साथ है ऋषिकांत। कंपटीशन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा, टफ रहा और जिस तरह से आपने स्नैच में एक गेम्स रिकॉर्ड बनाया, तो कंपटीशन कैसा था, उस पर कैसे क्या कहेंगे आप? मैं जो मेडल सिल्वर मेडल लेके आ गया आज कंपटीशन में बहुत खुशी हूँ। कंपटीशन के लिए इतना टफ नहीं है मेरे हिसाब से, जो उतना किया मैंने ट्रेनिंग में कर चुका था। बट स्नैच का टाइम में क्लीन जैक शुरू करने टाइम ब्रेक में मेरा थोड़ा नी में प्रॉब्लम आ गया था, इसके वजह से मेरा ठीक से नहीं कर पा रहा था क्लीन जैक। नहीं तो कंपटीशन तो टफ तो नहीं है ट्रेनिंग के हिसाब से। अगर बात करें तो आप राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप थी उसमें आपने गोल्ड जीता और अब यहाँ सिल्वर जीता, तो कितना कॉन्फिडेंस देगा एशियन गेम्स के लिए ये मेडल आपको? हाँ जी, अभी फ़िलहाल वो
एशियन चैम्पियनशिप इंडिया में हुआ था। इसका टोटल देख ले तो मैंने भी इतना तो कर चुका था वो ट्रेनिंग में, बट थोड़ा बॉडी में इंजरी आ रहा है, इसके वजह से मेरे को ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो पा रहा। शायद आने वाले एशियन गेम्स भी मैं कोशिश करूँगा, जो प्रॉब्लम है वो ठीक करके हम मेडल लेके आएंगे। सरकार से कितना सपोर्ट मिल रहा है, जो टॉप्स की स्कीम है तमाम स्कीम, उससे कितना आप एथलीट्स को सपोर्ट मिलता है? हाँ, सपोर्ट तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बहुत सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग हायर करके साल भर 3-4 ईयर्स से हायर करके हम सपोर्ट करें, इसके वजह से आज मेडल दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, हमारे खिलाड़ियों को हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है और उनकी कोशिश यही रहेगी कि इसके बाद जो अगले पड़ाव आने वाले एशियन गेम्स हमारे, वहाँ भी मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करें। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। वहीं भारतीय वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी ने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर देश को प्रतियोगिता का चौथा पदक दिलाया। मुथुपांडी ने पूरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 286 किलोग्राम वजन उठाया और दूसरे स्थान पर रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।